हेलो गाइस, महलूक साहब मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं दोस्तों आपको हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की। जब अंकित सर की वीडियो, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया एमिंग टू बी सुपर पावर पाकिस्तान मिनिस्टर वायरल। हाँ जी, ये आई थिंक मुझे लगता है मौलाना फजल रहमान ने बोला असम्बली के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा में है पाकिस्तान के एक मंत्री जिनका बयान है कि भारत महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है और हम भीख मांग रहे हैं। ये सब बातें कहां आई, भारत पाकिस्तान का जिक्र क्यों हुआ? भारत पाकिस्तान जो 1947 में दोनों अलग अलग राष्ट्र बनकर निकले, पाकिस्तान बाद में भी टूट करके बांग्लादेश को अपने में से 1971 में अलग कर दिया। आज संयोग यह है कि बांग्लादेश की भी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है। जहां भारत एक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है, ऑलरेडी 5th पोजीशन पर है, वहीं पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महंगाई यहां पर 18 से 19% की दर पर चल रही है। यह दुनिया के अंदर एक विफलतम इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और हाल ही में IMF के द्वारा इसे $1.5 बिलियन का लोन ग्रांट किया गया है। इतने कर्जे के बीच में रहते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में शहबाज शरीफ खुद बोले कि हम लोग डेथ ट्रैप में नहीं, डेथ ट्रैप में फंस चुके हैं। इसी बीच में यहां के नेताओं का बयान आना, जो कि पाकिस्तान की गिरती इकोनॉमी पर चिंता व्यक्त करता है। इनमें से फजल उल रहमान करके व्यक्ति हैं जो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन में बैठे हैं। PTI द्वारा इनको अपने साथ आने का निमंत्रण दिया गया है। इन्हें वहां पर फजल उल डीजल के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा हाल ही में एक बयान आया जो कि अखबारों की सुर्खियां बन गया। इनका बयान था कि भारत इंडिया एमिंग टू बिकम सुपर पावर वाइल वी बैग फॉर फंड। भारत सुपर पावर बनने की तरफ दिशा बना रहा है, दुनिया की सुपर पावर बनने की तरफ दिशा पकड़ रहा है और हम लोग भीख मांग रहे हैं। इसी बीच में एक बड़ा सवाल यह बनता है जो हमने आपके साथ यहां भी पूछा है, जिसके लिए करेक्ट आंसर है $1.5 बिलियन का इन्हें लोन मिला है। लेकिन एक सवाल आसान भाषा में आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए, पाकिस्तान में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शंस आपके सामने कमेंट बॉक्स में पोल के रूप में दे दिए गए हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान या जरदारी? सोचकर आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, यहां पर पोल आ रहा है, उस पर जाकर आप अपना जवाब लिख सकते हैं। और हां, एक जरूरी जानकारी, आपसे इतनी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, कल हमारे कुछ कोर्सेज का आखिरी दिन था परचेज करने का और बहुत सारे बच्चे ट्रांजैक्शंस में लेट नाइट तक लगे रहे और उनके साथ में कोर्सेज परचेज करने में व्यवधान रहा। कल जिनके ट्रांजैक्शंस अटक गए थे वो आज के दिन अपने कोर्सेज के ट्रांजैक्शंस को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में, आज के बाद में हम उन एडमिशंस को बंद कर देंगे, ठीक है। बाकी जिन्होंने अपने GS फाउंडेशन के बैच को रिन्यू करना है उनके लिए अंकित 50 कोड अभी भी चालू है और GS रिकॉर्डेड बैच 1499 भी हमारे द्वारा बंद कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये है फजल उल रहमान। फजल उल रहमान का जो विकिपीडिया पेज पर प्राप्त जानकारी है वो ये है कि ये जमीयत उलेमा ए इस्लाम नाम की पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये पहले मतलब पाकिस्तान के अंदर PTI जब शासन में हुआ करती थी तो उसके साथ ही रहा करते थे। इनको जब पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की सरकार बनना तय हुई तब इनवाइट किया गया कि आप सरकार में शामिल होइए, लेकिन ये सरकार की जगह अपोजिशन में शामिल हुए। इनकी जमीयत उलेमा ए इस्लाम नाम की पार्टी है और उसके अंदर इतने सांसद आते हैं, ठीक है साहब। हाल ही के दिनों में फजल उल रहमान अपने बयानों के कारण सुर्खी में हैं। हेडलाइन है कि इन्होंने भारत का यूज करते हुए, भारत को कंपैरिजन में लेते हुए कि आप और हम एक समय पर आजाद हुए, भारत कहां है और आज हम कहां हैं। इसका एक वाकया मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों में कितना अंतर है। पाकिस्तान लास्ट मंथ में पूरे एक महीने में 5000 कारें नहीं बेच पाया,
जितनी कारें भारत आधा दिन में बेच लेता है। आप पूछेंगे कार का क्या कंपैरिजन करना, आबादी भी तो हमारे यहाँ पे 5 टाइम्स है, उनके यहाँ 25 करोड़ हैं, हम 140 करोड़ हैं। असल में कारों की जो संख्या है वो किसी देश की इकोनॉमी को व्यक्त करने का तरीका माना जाता है। अगर ये संख्या ही अपने आप में 5 टाइम की जनसंख्या से जस्टिफाइड हो तो वो जो महीने भर में बेच पाए वो हम आधे दिन में बेच लेते हैं। टेक्निकली 60 गुना हमारी सेल्स हैं पाकिस्तान से। जनसंख्या भले ही 5 गुना हो, लेकिन 60 गुना अगर हमारी सेल्स ज़्यादा हैं तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी कितना तेजी से उनकी तुलना में आगे बढ़ रही है। इसी कारण से इनका बयान अखबारों की सुर्खी बन गया। आप भी सुन सकते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही दिन में आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली के अंदर इंडिया के गवर्नर जनरल का हर्फ उठाया और कराची में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। कहीं हम डिफॉल्ट ना हो जाएं। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदारों पर, यानी पॉलिटिशियंस पर। मतलब देश तरक्की करे तो भी पॉलिटिशियंस जिम्मेदार होते हैं, और जब सरकारें जब अपना प्रचार करती हैं, फिलहाल मोदी जी अपने प्रचार में लगे हुए हैं कि हम दुनिया के अंदर विकसित भारत बनाएंगे, हम दुनिया को भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देंगे अगले 5 सालों में। तो ये जब चुनाव के अंदर राजनीतिक बयानबाजी होती है, तो जब आप फेल होते हो तो भी सियासतदार ही गाली खाते हैं, मतलब राजनेताएं ही क्रिटिसाइज किए जाते हैं। हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं? आपका एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का, वो 2 और 3 लाख तक का बखूब होता है। 25 लाख पाकिस्तानियों पर 2 से 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है, ये बात ये बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ये बात आती है कि ये बोल क्यों रहे हैं, मतलब संसद में ऐसा हुआ क्या है? तो असल में हुआ क्या ना कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए थे और उसके अंदर रिजिंग हुई थी, इलेक्शन में धांधलियां हुई थी, हमने आपसे चर्चा भी की थी। तो जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी है, जो कि इमरान खान द्वारा लीड की जाती है, वही इमरान खान जो कि इलेक्शंस में बहुत बहुमत से आगे चल रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट निकल कर आए तो सेना ने और शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने ऐसी साठगांठ की कि प्रधानमंत्री के चुनाव में पाकिस्तान के इमरान खान रह ही गए, वो सीट बन ही नहीं पाए और वो अपोजिशन में बहुत कम नंबर तक रह गए। कहा गया कि सेना ने धांधली कर दी है और इलेक्शन में धांधली की वजह से पाकिस्तान के अंदर चुनाव को अमेरिका तक ने यह कहा कि वो जांचेंगे कि कहीं इनके यहां धांधली तो नहीं हुई है। लेकिन इमरान खान जेल में ही रहे और उनके खिलाफ जो शहबाज शरीफ थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो वापस से प्रधानमंत्री बैठ गए। अब प्रधानमंत्री तो शहबाज शरीफ बन गए, लेकिन इमरान खान की पार्टी इस बात का विरोध करने के लिए सड़कों पर आना चाहती है कि चुनावों में धांधली हुई। चुनाव हुए, लंबा समय बीत चुका है। चुनावों के लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी, जिसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया है, वो प्रचार करने के लिए भी जनता के सामने खड़ी नहीं हो पा रही है, यानी एक प्रकार से जनता के सामने रैली नहीं कर पा रही है। तो इमरान खान की पार्टी ने कुछ समय पूर्व सरकार से परमिशन मांगी थी कि हम अपनी चुनावी रैली करना चाहते हैं। उन्हें चुनावी रैली करने से रोक दिया गया। यह आखिरी महीने की कटिंग है जिसमें इमरान खान की पार्टी को डिनाय कर दिया गया था कि वो रैली नहीं कर सकते पाकिस्तान में। तो इस विषय पर पाकिस्तान की संसद में बहस चल रही थी कि हम लोग कहां आ गए हैं, हमारी राजनीति कहां पहुंच गई है। हमारी राजनीति का हद यह है कि चुनावों में धांधली ही नहीं, पूरी तरह से ही सिस्टम गड़बड़ा जाता है और उसके बावजूद अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। इस बात के लिए ये यहां पर बोल रहे थे। एक तरह से इनकी जो बयानबाजी हो रही थी ये इमरान खान के समर्थन में हो रही थी और इस प्रकार से इन्होंने बोल करके अपनी बातें रखी। यही कारण है कि इमरान खान की पार्टी ने फजल उल रहमान को कहा है कि आप अपोजिशन को ज्वाइन करिए, अपोजिशन के अंदर जो अलायंस बना हुआ है उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको इनका बयान समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तान का कंपैरिजन किस प्रकार से पाकिस्तान में हुआ, यह क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यह खबर जैसे ही निकल कर आई तो पाकिस्तान के समाचार पत्रों में
दुनिया भर के न्यूज एजेंसीज ने, ट्विटर हैंडल्स पर ये ट्रेंड करने लगी, लोगों ने इसको हाथों हाथ उठाया और लोगों ने अपनी तरफ से यही कहा कि इंडिया इज ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग ए सुपर पावर व्हाइल वी आर बेगिंग टू अवॉइड बैंकरप्सी, और हम बैंकरप्सी से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बातों में कुछ और बातें भी कही, और ये बातें थी कि पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तब इस्लामिक कंट्री बनने के लिए आजाद हुआ था, कि यानी कि मुस्लिम देश बनेगा, इस्लामिक देश बनेगा। ऑन पेपर तो इस्लामिक देश बन गया, लेकिन उसके बाद से 1973 से लगातार, क्योंकि 71 में बांग्लादेश इससे अलग हुआ था, बांग्लादेश को पाकिस्तानी लोग अपने ऊपर बोझ माना करते थे, कि इनको मतलब उनको उस दर्जे का मुसलमान नहीं माना जाता था, बोझ मानते थे। और यही कारण है कि उनके प्रति जो नफरत का भाव था, उसी के चलते पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनके 1971 में अलग हो गया था। तो इनका कहना है कि जो कंट्री के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यह देश काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की बातें मानता ही नहीं है। पाकिस्तान में सिस्टम यह है कि किस प्रकार से कानून इस्लामिक आइडियोलॉजी के अनुसार बने, इसके लिए काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाई हुई है। लेकिन बोले साहब 1973 के बाद पाकिस्तान भी धीरे धीरे सेक्युलर होता जा रहा है, सेक्युलर होता जा रहा है। ये इनकी कमियों में गिनाया जा रहा है कि आप इस्लाम के कानून से चल ही नहीं रहे हैं, इसी वजह से आप पिछड़ते जा रहे हैं, ये इनका कहना है। हाल ही में 26 अप्रैल के अराउंड पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में भी गए थे। वहां पर इन्होंने आईएमएफ की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात की थी। मुलाकात सफल भी रही और पाकिस्तान को $1.1 बिलियन का लोन भी प्राप्त हो गया था। जो इनको आईएमएफ के द्वारा $3 बिलियन देने की बात की गई थी, उनमें से पाकिस्तान को 2023 में 10,000 करोड़ यानी कि अराउंड $1.1 बिलियन, जनवरी में 5,000 के आसपास यानी 0.5 बिलियन, और अभी फिर से 1 बिलियन के आसपास इनको आईएमएफ के द्वारा कर्ज मिल चुका है। इस कर्ज के मिलने से आईएमएफ का प्रभाव पाकिस्तान पर और बढ़ेगा, क्योंकि अब आईएमएफ पाकिस्तान को गवर्न करेगी। यही कारण है कि फजल उल रहमान पाकिस्तान को मिले इसी लोन पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और पाकिस्तान के फजल उल रहमान ही प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, इनके पीएम ने खुद ने वहां जाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि पाकिस्तान का डेट ट्रैप अब डेथ ट्रैप बन चुका है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद बोलकर आए हैं अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह क्रम्बल कर गई है, क्योंकि इसकी फिजिकल पॉलिसी बहुत खराब है और क्लाइमेट चेंज निरंतर हो रहा है। इसका मतलब ये मानते हैं कि इनकी पॉलिसी, विशेष रूप से यह पॉलिसी जो इन्होंने नफरत के आधार पर चलाई, भारत के विरोध में चलाई, वही इनके तरक्की के पीछे का बहुत बड़ा कारण बना। इन्होंने जिस प्रकार से मिलिट्री को हमेशा फोर फ्रंट पर रखा और भारत में प्रॉक्सी वॉर छेड़ने के लिए इन्होंने आतंकियों के हाथों को आजमाया। आतंक के नाम पर इन्होंने तालिबान को, लखवी को या फिर हाफिज सईद को जिस प्रकार से भारत के खिलाफ उपयोग किया, आज वो इन्हीं के लिए भारी पड़ रहा है। तभी तो पाकिस्तान से निकला हुआ बांग्लादेश आज पाकिस्तान से पर कैपिटा इनकम में आगे निकल गया है। इंटरेस्टिंग बात सुनिए, खुद इनके पीएम बोलते हैं कि हमें शर्म आती है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश आगे निकल चुका है। इन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तान को हम कंधे पर बोझ माना करते थे, वो 50 साल में हमारी इकोनॉमी को क्रॉस कर गया है। जहां पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम आज 1468 रुपए, 1471 रुपए, $1471 प्रति व्यक्ति है, वहीं पर बांग्लादेश $2528 प्रति व्यक्ति की जीडीपी प्राप्त कर चुका है। इंडिया भी लगभग बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी के अराउंड ही है। एक प्रकार से पाकिस्तान से सभी लोग आगे निकल रहे हैं। भारत के बारे में तो CEBR का कहना है, एक रिसर्च एजेंसी है, उसका कहना है कि 2080 तक भारत अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश बन जाएगा। और 2030 तक तो पुअर्स मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का कहना है कि इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यानी जर्मनी और जापान को तो हम अगले 5 से 7 सालों में पीछे छोड़ देंगे। ये इंडिया की ग्रोथ इंजन ने रेट पकड़ी हुई है। लेकिन चूंकि चाइना और अमेरिका भारत से कई टाइम्स जीडीपी में आगे हैं, आज जहां हम 4 ट्रिलियन की जीडीपी टच करना चाह रहे हैं, चाइना 20 ट्रिलियन के आसपास बैठा हुआ है, यानी लगभग 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। उसे भी हम 2080 तक क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा CEBR का मानना है। सोचिए, जिस देश पर इतने साल तक दुनिया का कब्जा रहा हो, मात्र 75 साल में लोग उसके बारे में ये चर्चाएं करने लगे हैं कि अगले 75 सालों में, और भी 75 क्या, अगले 45 सालों के अंदर ये दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाएगा। यानी 200 साल की अगर हमारे ऊपर
गुलामी की दास्ता हमारे साथ नहीं रही होती तो आज अमेरिका, चीन जैसे देश हमारे पिछलग्गू रहे होते। दुनिया भारत के पोटेंशियल को पहचान रही है, तभी तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग की टेबल पर इस बात को रखा और कहा कि भारत जिस दर से चल रहा है, एक दिन ये दुनिया का जो आज ब्राइट स्पॉट है, चमकता हुआ सितारा है, यह दुनिया का एक दिन नंबर 1 देश बनेगा। सोचकर देखिए, जितने साल हम पर दास्ता रही होगी, उस समय भारत से कितना पैसा बाहर गया होगा। और आज जब हम अपने दम पर खड़े होने निकले हैं तो जर्मनी और जापान जैसे विकसित राष्ट्र भारत से पीछे कुछ ही सालों में छूट जाएंगे, ऐसा स्टैंडर्ड पुअर्स की रिपोर्ट कहती है। भारत के जो राजमार्ग मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनका कहना भी है कि भारत 2028 तक दुनिया के कंस्ट्रक्शन मार्केट में दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा, क्योंकि भारत ने अपने स्तर पर मल्टी पॉवर्टी जो है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, उससे निकालने में बहुत सारे लोगों की मदद की है। भारत ने इन्फ्लेशन को डेवलप्ड कंट्रीज की तरह कंट्रोल में कर लिया है। जिस प्रकार से ग्लोबल इन्फ्लेशन 3 से 4% के आसपास चल रही है, भारत की भी 4 से 5 के बीच में इन्फ्लेशन चल रही है। यह एक स्थिर राष्ट्र की तरफ इशारा करता है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर 10 मिलियन लोग अभी रिस्क में हैं कि वो और ज्यादा पॉवर्टी के अंदर गिर जाएंगे। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मेजर ऑटोमोबाइल मेकर्स, जिसके अंदर से पाकिस्तान की जो सुजुकी जो पाकिस्तान के अंदर गाड़ी बनाती है, उसकी सेल्स में लगातार गिरावट आ रही है। पाकिस्तान की कार सेल एक महीने में जब 5000 कारें देखी है नवंबर में बिकती हुई, वहां भारत ने मात्र आधा दिन में 5000 कारें बेची। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति वाकई में चिंता का बहुत बड़ा कारण है। आज के अगर समाचार बताऊं तो यह है कि पाकिस्तान में 1 किलो आटा 800 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। हालांकि भारतीय रुपया और पाकिस्तानी रुपये में 2.5 गुने का अंतर है, लेकिन उसको भी अगर ध्यान रख लिया जाए तो भी ये 300 रुपए किलो के आसपास का आटा यहां पर बिक रहा है। इंडिया के कंपैरिजन में आप समझ सकते हैं कितना महंगा है। और यहां पर एक रोटी 25 रुपए की उपलब्ध है। अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में आप बात करें तो लगभग 8 रुपए के हिसाब से रोटी इनके यहां पड़ रही है। ठीक है ना। इसके साथ साथ पाकिस्तान के हालात को और अच्छे से समझने के लिए आने वाले सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भविष्य में जो भी अपडेट आएगा आपको दे दिया जाएगा। शहबाज शरीफ दुनिया के साथ साथ अपने आप को भी साथ ले जाना चाहते हैं, तो मिलिट्री को और आतंक को रोकना पड़ेगा। भारत के पोटेंशियल को पहचान रही है, तभी तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। वीडियो बड़ी मजेदार थी, काफी जानकारी मिली और आई थिंक एग्जैक्ट डाटा में मिला, जो कि एग्जैक्ट डाटा होना चाहिए था। पहली बात तो ये कि हम आज़ाद को नहीं हुए, ये बात सच है। हम पहले गोरों के गुलाम थे और अब हम अपने ही बूटों के गुलाम हैं। आप समझ जाइए कि बूटों से मेरा क्या मुराद है। आज़ाद जूद हम को नहीं हुए। आज़ादी ली है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों ने, और आज भारत ने। पाकिस्तान अलहदा हुआ, अलहदा होने के बाद एक जर्नल की हुकूमत से दूसरे जर्नल की हुकूमत में चला गया। मतलब पहले भी मिलिट्री थी, पहले यूके की मिलिट्री थी और आज पाकिस्तान की खुद की अपनी मिलिट्री जो उन पर दौस जमाए हुए है और पूरे का पूरा जिस सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। हमारे सारे के सारे इदारे, हमारी अदालतें, हमारे FIA, FBI, नैब, जो भी है, सारे उनके गुलाम हैं। मैं बल्कि एक और आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ, हम भी नहीं बचे। हम किस लिए नहीं बचे कि हमारे PPSC, जिस तरह कोई आपका बोर्ड है ना, मतलब आपका कोई बोर्ड है, एग्ज़ाम लेता है, जिस तरह पंजाब का हमारा बोर्ड है, बड़े एग्ज़ाम लेता है, बड़े मतलब के 17वें स्केल 18वें स्केल की जो रिक्रूटमेंट करनी होती है, खाली सामियाँ भरनी होती है, तो उसके लिए एक बोर्ड होता है बकायदा। हमारे यहाँ PPSC है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कि वो भर्ती करवाती है। मैंने परसों न्यूज़ पढ़ी है, परसों न्यूज़ आई है, उसका जो चेयरमैन है वो भी एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अब्दुल अजीज साहब लग गए। तो इसमें नो डाउट के ये वाकई ऐसा ही है भाई, जो भी उस यानी कि ये एक इदारा बचा हुआ था, इतना ज़्यादा इस पर इंसान। अब ये भी बुक्स तो पहले भी वही लिखते हैं, हमारी हिस्ट्री वही सारी कुछ मैनिपुलेट करते हैं, जो हमारे हैंडलर्स हैं, हमारे बूट जो हैं। अब उसका जो PPSC की सिलेक्शन का जो चेयरमैन है वो मतलब कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज साहब। ये तो भाई हर जगह पे मौजूद है, इसकी तो आप बात ना करें। मैं बात करना चाहूँगा मौलाना फजल रहमान की भाई, कि ये जो बंदा है इसका मेन मकसद यही है, जो हुकूमत आती है उसके साथ जुड़ जाता है।
इस दफा तो हिस्सा नहीं मिला, इस दफा ओहदा इसने लेना होता है, कोई रैंक लेना होता है, कोई जो है कह लें कि कोई इसको कोई वजारत मिल जाए तब ये खुश होता है। इसी वजह से उस भाई ने भी बिल्कुल ठीक बोला है, इसका नाम मौलाना फजल रहमान है और इसको अक्सर जो लोग हैं, ज्यादा जो लोग हैं वो इसको डीजल बोलते हैं और ये हकीकत है। ये इसको इस दफा जो नून लीग है उसने कोई चारा नहीं डाला, कोई वजारत नहीं दी, कोई किसी किस्म का पल्लू नहीं। नून लीग को खुद वजारतें मिली हैं आर्मी से, आर्मी के साथ एलोकेट की है ना, तो इसको नहीं भाई मिला। तो आज जो इसने कल मेरे ख्याल में जो स्पीच की है ना, ये बिल्कुल उसने ठीक किया है, लेकिन उसके पीछे रीजन ये है कि इसको भाई वजारत नहीं मिली। पाकिस्तान से मोहब्बत से आज भी नहीं है। ये हकीकत में इसको ये सच बोल रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा सुधर गया। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ उस पे नाला है पार्टी पे, क्योंकि इसको वजारत नहीं मिली। और आज ये जो बोला है हकीकत बोला है। अच्छा, बात मैं कर रहा था पीपीएससी की, मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, ब्रिगेडियर जो मज़े में होते हैं, जब जॉब पर होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, उस वक्त भी मज़े में होते हैं, जब रिटायर होते हैं, खुदा का क्या चेक करें कि पाकिस्तान के पीपीएससी के पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं था जो पीपीएससी का चेयरमैन लग जाता। उधर भी आकर हमें रिटायर्ड जनरल की जरूरत। और यार जो एक जर्नैल है उसको क्या पता कि एजुकेशन के सिस्टम को कैसे चलाना, जिसने जंगे, हथियार, ये चीज़ें चलाई हैं, या जो एक जर्नैल है उसको कैसे पता कि नादरा का सिस्टम कैसे चलता है, एक जर्नैल कैसे पता है कि वापडा का सिस्टम कैसे चलता है, या बिजली वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला वो कैसे चलता है, यानी कि पावर का सेक्टर कैसे चलता है। भाई यही मुल्क में काबल है, एबल है कि वो हर काम कर सकते सही हैं, कहते हैं, ऑलराउंडर है। ब्लडी सिविलियन कहते हैं वो हमारे जैसे लोगों को, ब्लडी सिविलियन। खैर शायद अच्छा, एक तरफ हमारे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खुद जाकर कहा कि हम डेथ ट्रैप में फंस चुके हैं। एक तरफ जो है पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मान रहे हैं कि भाई हम डेथ ट्रैप में फंस चुके हैं, खुद मान रहे हैं। इससे पहले ये माना था कि वी आर बेगर्स एंड बेगर्स कांट बी चूजन। ये नमूना पीएम साहब जो है ना हमारा, यकीन जाने कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करता है जिससे पूरी जो है ना पाकिस्तानी कौम वो भी शर्म से पानी हो जाए। और उसके बरक्स चेक करें, वो अंकित भाई बता रहे कि 2080 तक भाई उनकी उनके लिहाज से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ऑथेंटिक बात करें, वो बता रहे 280 तक, 270 तक तो पहले मैंने सुन रखा है, 270 तक इंडिया जो चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा और यूएसए को भी क्रॉस कर जाएगा और दुनिया की पहली इकॉनमी होगा। और अगर इस स्पीड से बढ़ता रहा तो 2030 तक वो कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा। भाई यहाँ ठीक है आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है कि जितनी तेज़ी से चाइना की इकॉनमी बढ़ी, मैं तो हैरान हूँ। देखिए 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1949 में जो है चाइना जो है वो सारी बात है अपना आज़ाद होता है। तो देखें 2 साल बाद आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान छोड़ दें, इंडिया की इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद उससे 5 गुना उसकी इकॉनमी है, यानी कि इंडिया 4 ट्रिलियन पर है और चाइना जो वो 20 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और इससे ज़्यादा मतलब 30 या कितनी 32 या यूएसए की है। तो ये वाकई बहुत बड़ी, यूएसए की इकॉनमी तो कम हो नहीं, मुझे नहीं लग सकता हो सकती है, क्योंकि वो डॉलर अपने, उनकी मशीनें अपनी हैं। खैर इसका भाई मुझे इतना नॉलेज नहीं है इकॉनमीज कैसे चलती हैं, क्योंकि मैं ना कोई इकोनॉमिस्ट हूँ तो ना ही मुझे कोई स्टैटिक्स या इस तरह की चीज़ों का पता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो स्टैट्स या जो चीज़ें ये आ रही हैं ना इंडिया के बारे में, उससे ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि इंडिया 2080 तक। लेकिन मुझे इस बात पे हैरानी हो रही है, मैं दूसरी तरफ आऊँगा कि ये भाई जो मौलाना फजल रहमान है और पीटीआई है, ये कैसे इसको अपने साथ सेट कर सकते हैं, कैसे इसको अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं हो ना, झूठा बंदा है। ये जिंदगी में पहली दफा हुआ है कि ये जो मुल्ला है ना, ये मौलवी जो है मौलाना फजल रहमान, जिंदगी में पहली दफा इसने सच बोला है। और इसके जितने भी मैं कहता हूं कि ये इसका पिछली हिस्ट्री है ना, ये हर हुकूमत के साथ जुड़ा है। हर हुकूमत में इसने कहीं ना कहीं वजारत मांगी और वजारत
पे बैठा है, सिर्फ और सिर्फ इसे इस दफा जो है ना वो वजारत नहीं मिली, तो इसने पार्लियामेंट में आके इतना ववेला मचाया। और बताई हकीकत ही है ये। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडियंस के वो भाई 2030 तक 27 तक भी मैंने सुना कि वो ये जापान और जर्मनी को बीट कर देंगे, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। 2030 हो या 2027 हो, बीट करने का उनके अंदर जज्बा तो है, वो चल तो पड़े। फ्यूचर प्लानिंग तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास बेस तो है, बेस उनकी बन चुकी है। अब चाहे वो यूएस को बीट करें या चाइना को बीट करें, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शानदार वीडियो, मिलते नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।